स्टूडेंट वेलकम टू केबीएस क्लासेस खान बिजनेस स्ट्रेटजी में माई सेल्फ असलम खान। कैसे आप लोग सभी लोग। तो स्टूडेंट हम लोग अब तक अकाउंट में दो पार्ट में बेसिक हम लोग अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी को समझ चुके हैं कि अकाउंटिंग क्या है, इसके नेचर्स क्या है, इसके फीचर्स क्या है, फंक्शंस क्या है, मेरिट्स क्या है, डीमेरिट्स क्या है, और ओवरऑल सारी बातें हमने बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी में बेसिक डिफरेंट हम लोग अब तक पढ़ चुके हैं। जो कि ये क्लास 11th के लिए, 12th के लिए, बीकॉम, बीबीए से ये फाउंडेशन और सभी प्रकार के कंपटीशन एग्जाम में भी इससे भर भर के सवाल आपको देखने को मिलते हैं। तो हम आज इस लेक्चर नंबर तीसरे में या कह लीजिएगा पार्ट नंबर 3 में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है जिससे कंपटीशन में बहुत सवाल बनते हैं अकाउंटिंग कंसेप्ट से, हम लोग आज इस टॉपिक को समझने वाले हैं जिसका नाम आपका है वो है गैप। ठीक है स्टूडेंट, जिसका नाम क्या है गैप। और दूसरा हमारा क्या टॉपिक है वो है अकाउंटिंग कंसेप्ट। ठीक है स्टूडेंट, तो हम लोग आज ही पढ़ने वाले हैं होता क्या है ये। ठीक है, गैप और अकाउंटिंग कंसेप्ट होता क्या है। ठीक है, जिसको हम लोग जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं स्टूडेंट? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, गैप इसका फुल फॉर्म है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो आइए हम लोग समझते हैं होता क्या है और उसके कंसेप्ट को हम लोग समझते हैं। ठीक है, अकाउंटिंग कंसेप्ट को समझते हैं। स्टूडेंट आपको मालूम होगा कि अकाउंटिंग जो होता है वो रूल बेस पे होता है। इसके अपने रूल्स है, कुछ फार्मूले हैं, कुछ प्रिंसिपल्स है, कुछ गाइडलाइंस है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो ऐसे ही आपका उससे रिलेटेड एक आपके रूल्स, रेगुलेशन, गाइडलाइंस, फार्मूला कुछ भी कह लीजिए इसको, वो हमारा है, वो हमारा कहलाता क्या है गैप। ठीक है, जिसको हम लेखांकन के सर्वमान्य सिद्धांत के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, इसे लेखांकन के सर्वमान्य स्वीकृत सिद्धांत कह लीजिएगा के नाम से भी हम लोग जानते हैं। मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ रूल्स बनाए गए हैं जो कि मानव के द्वारा बनाए गए हैं, जिसके आधार पर हम लोग अकाउंटिंग का जो प्रोसेस है, जो अकाउंटेंट जो लोग काम करते हैं और अकाउंटिंग का काम करते हैं, उस रूल्स को फॉलो करते हैं, उस रूल्स को अडॉप्ट करते हैं। वो रूल्स हमारा क्या है, वो कहलाता है गैप। वो रूल हमारा क्या कहलाता है, वो गैप ही कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट, आइए इसके टर्मिनोलॉजी को समझते हैं है क्या ये। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है गैप बाइलिंगुअल आपको मिलेगा। चलिए, कह रहा है कि गैप जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो कभी कभी तो सिर्फ केवल इसका फुल फॉर्म पूछा है, इसका फुल फॉर्म आप जान लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। कह रहा है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ठीक है, कह रहा है कि इट इज ए सेट ऑफ स्टैंडर्ड। ठीक है, ये क्या है, एक स्टैंडर्ड का एक सेट है, एक ग्रुप है ऑफ रूल्स। मतलब मैंने ये बताया ना आपको, रूल्स, रेगुलेशन, प्रिंसिपल, प्रोसीजर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इन ए यूएस। ठीक है, इसको यूएस में एक फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के रूप में, जिसमें सभी प्रकार के नियम, कानून, रूल, रेगुलेशन, गाइडलाइंस को बनाया गया। इंश्योर द कंसिस्टेंसी एंड ट्रांसपेरेंसी। ध्यान देखिएगा, यहाँ पर कंसिस्टेंसी और ट्रांसपेरेंसी को बनाए रखने के लिए, और कह रहा है कंपेरेबिलिटी, इसको तुलनीय योग्य, पारदर्शिता बनाने के लिए, नियमितता के रूप में, पारदर्शिता के रूप में और तुलनीय योग्य बनाने के लिए इन अ फाइनेंशियल कंपनी, इन अ कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये कंपनी की जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ध्यान रखिए कंपनी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करें तो हमारा क्या आएगा इसमें सर, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और क्या आएगा हमारा बैलेंस शीट। तो इस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट में कंसिस्टेंसी, ध्यान रखिए ये वर्ड, ट्रांसपेरेंसी और कंपेरेबिलिटी को लाने के लिए बनाए गए सभी प्रकार की रूल, रेगुलेशन, गाइडलाइंस, प्रोसीजर ही हमारा क्या कहलाता है, ही हमारा कहलाता है गैप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। और कह रहा है, ध्यान रखिएगा, हो गया ये आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फिर कह रहा है डेवलप बाई FASB। ध्यान रखिए यहाँ पर FA और SB के द्वारा तैयार किया गया है। ठीक है, ये FASB के द्वारा तैयार किया गया, आप पब्लिक कंपनी, जितनी भी सार्वजनिक कंपनी उनके द्वारा। एंड क्रूशियल फॉर द इन्वेस्टर टू अंडरस्टैंडिंग द फाइनेंशियल हेल्थ। कंपनी की जो भी हमारी पोजीशंस है, उसके मतलब हेल्थ की, मतलब उसके यहाँ पर पोजीशंस में बात कर रहा हूँ। ठीक है, उसको समझने के लिए इन्वेस्टर के द्वारा कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशंस को समझने के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। इट कवर द रेवेन्यू रिकॉग्निशन। ये तमाम प्रकार के जो भी कंपनी की आयगत रिकॉग्निशन है उसको क्या करता है, कवर करता है।
मतलब उसकी जितनी भी एसेट्स है, लाइबिलिटीज है, उसको रिकॉर्ड करता है। एंड फुल्ली डिस्क्लोजर, फुल्ली डिस्क्लोजर मतलब इसमें किसी प्रकार का कोई भी या फिर छिपाने का काम नहीं होता, बल्कि सारे मैटर को, सारे फैक्ट को क्या करते हैं, फुल्ली डिस्क्लोज करते हैं। एंड मेजर प्रिंसिपल लाइक द मैचिंग एंड कॉस्ट प्रिंसिपल फॉर्मिंग द फाउंडेशन, यानी कि कंपनी की जो हमारी मेजर जो पॉलिसीज होती है, प्रिंसिपल जो पॉलिसीज होती है, उसको क्या करता है, मैच करता है। और कंपनी की जो भी कॉस्ट प्रिंसिपल है उसको क्या करता है, फुलफिल करता है। तो आप ओवरऑल समझिएगा गैप है क्या, गैप मतलब एक इंटरनेशनल पर ये यूनिवर्सल एडाप्टेशन है। ध्यान रखिएगा, ये एक क्या है, यूनिवर्सल एडाप्टेशन है, जिसको विश्व के सभी देशों के द्वारा अपनाए जाने वाली ये एक हमारा बनाया गया रूल, रेगुलेशन, नियम, कानून, सिद्धांत या गाइडलाइंस है। भाई सीधी सी बात है, अकाउंटिंग या क्या बोल लीजिएगा, डोरा लेखा प्रणाली, डब्ल्यूटी सिस्टम, या ओवरऑल जितने भी अकाउंटिंग के प्रोसीजर है, वो जो काम करता है उसके लिए कुछ न कुछ नियम है, कुछ न कुछ सिद्धांत है, कुछ न कुछ कानून है, डेबिट का, क्रेडिट का। ये ओवरऑल जितने भी रूल रेगुलेशन है, वह रूल रेगुलेशन जो आपका यूनिवर्सल एडाप्टेशन है, वो हमारा कहलाता है गैप कहलाता है। हाँ, वो अलग बात है कि अलग अलग कंट्री, अलग अलग हमारे जो देश है, उसके अलग अलग वर्जन के आधार पर अपने देश में वो लोग इस्तेमाल या यूज करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सा समझ लीजिए है क्या। कारण अमेरिका में वित्तीय रिपोर्ट के लिए मानकीकृत नियम, सिद्धांत और प्रक्रियाओं का क्या है, एक समूह है, जो कि कंपनी के वित्तीय विवरण में स्थिरता, स्थिरता मतलब कंसिस्टेंसी की बात कर रहा है, पारदर्शिता और तुलनीयता को क्या करता है, सुनिश्चित करता है। इसे सार्वजनिक कंपनी के लिए, ठीक है, इसे सार्वजनिक कंपनी के लिए FASB के द्वारा विकसित किया गया है। तो फुल फॉर्म मुझे बता सकता है, इसका फुल फॉर्म क्या है, लास्ट में बताऊंगा आपको क्या गया है। और निवेशकों के वित्तीय स्थिति को समझने के लिए, वित्तीय स्थिति को समझने के लिए क्या है, एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जिसमें राजस्व की पहचान, मतलब ये क्या करता है, रेवेन्यू को रिकॉग्निशन करता है, पहचान करता है, उसकी क्या एसेट्स है, क्या लायबिलिटीज है, उसको रिकॉर्ड करना, और उससे ऑल टाइप ऑफ जो हमारे डेटा है उसको क्या करना है, फुल्ली डिस्क्लोज करने का काम आता है। ठीक है, मतलब इसमें किसी प्रकार के फैक्टर को छिपाइए नहीं, आप अपनी कंपनी की बैलेंस शीट में सारे फैक्टर को हम लोग क्या करते हैं, ट्रू और फेयर हम लोग क्या करते हैं, इसको डिस्क्लोज करते हैं, जैसा कि डिस्क्लोजर का भी आपका प्रिंसिपल या एजम्पशंस कहता है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और, ये तो होगा टर्मिनोलॉजी, उसको थोड़ा अपने भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा है कंक्लूजन के रूप में लोग समझ ले कि है क्या गैप। ठीक है, आप समझिएगा, दुनिया का ऐसा किसी प्रकार का कोई भी रीति रिवाज, नियम, कानून, सिद्धांत, या कह लीजिएगा जो भी हमारे पास है, कोड ऑफ कंडक्ट कर लीजिएगा, जो भी नियम, कानून, एक्शन है, कुछ भी कर लीजिएगा, वह हमारा जो कि यूनिवर्सल इसको अडॉप्ट किया गया है, वो हमारा ही कानून जो है बनाया गया है, जिसके आधार पर अकाउंटिंग का जो काम होता है वो किया जाता है। वह प्रोसीजर, वह नियम, कानून, सिद्धांत, रीति रिवाज, गाइडलाइंस हमारा क्या कहता है, गैप कहलाता है। क्या रहा है कि दोज रूल ऑफ एक्शन और कंडक्ट, मतलब ऐसा किसी प्रकार का कोई भी नियम, ठीक है, या व्यवहार या कंडक्ट, आचरण कर लीजिएगा, विच आर एडॉप्ट बाय, जिसको एडॉप्ट किया गया है बाय द अकाउंटेंट, जो भी हमारे अकाउंटेंट महोदय होते हैं, उनको भाई अकाउंटेंट जो होते हैं वो अपना जो काम करते हैं, अकाउंटिंग वाला जो काम करते हैं, वो किसी न किसी रूल्स को फॉलो करते हैं। ठीक है, वो तो रूल्स क्या है, वह रूल्स हमारा समझो गैप है। सिंपल भाषा में समझिएगा, ऑल टाइप ऑफ एनी सच रूल विच इज अडॉप्टिंग बाय द अकाउंटेंट आर टू बी नोन एज गैप। ठीक है, कह रहा है यूनिवर्सली वाइल रिकॉर्डिंग द अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन। ठीक है, इसको यूनिवर्सली क्या किया गया है, अडॉप्ट किया गया है, वाइल द रिकॉर्डिंग ऑफ द अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन, दिस इज द नोन एज गैप। ठीक है, ये एक्सेप्टेड लिखना चाहिए यहाँ पे, ये छूट गया है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ये हमारा गैप है। ठीक है, ये हमारा क्या है, गैप है। ठीक है, इसमें कह रहा वे कार्य अथवा व्यवहार जो नियम, मतलब किसी प्रकार कोई कार्य, व्यवहार, नियम, कानून जो लेखापाल के द्वारा, अकाउंटेंट के द्वारा वैश्विक रूप से लेखांकन के व्यवहारों को लिखते समय अपनाए जाते हैं। मतलब आप अपने बुक ऑफ अकाउंट को मेंटेन कर रहे हैं, तो मेंटेन करने के पीछे जो भी आपका रूल्स, जिसको जिसको फॉलो करके काम कर रहे हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, गैप कहलाता है। इसको समान स्वीकृति लेखांकन सिद्धांत के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, इसको सिद्धांत के नाम से हम लोग जानते हैं। और गैप जो होता है ऑलवेज क्या होता है, बेस्ड होता है जनरल रूल, लॉजिक और एक्सपीरियंस पर ही क्या करता है, काम करता है। ठीक है, मतलब सभी प्रकार की जो भी आप इसमें तर्क लगाइए, चाहे अनुभव लगाइए, चाहे सामान्य किसी प्रकार का कोई जो नियम बनाया गया है, उसको क्या करता है, फॉलो करता है एज पर जो हमारा AS, जो हमारा AS अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, IFRS है, उसको मिला कर क्या करता है, इस्तेमाल करता है। ठीक है, IFRS और गैप दोनों को अच्छी तरह से आप लोग समझ लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं स्टूडेंट।
ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से एग्जाम में बहुत ढेर सारे सवाल बनते हैं, और मैं आपसे वादा करता हूँ कि ये जो हमारा अकाउंटिंग कंसेप्ट है, जिसमें आपको लगभग मोर देन 12 आपके कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना है। इसमें से एक दो कॉन्सेप्ट तो अक्सर पूछता ही पूछता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझिएगा यहाँ है क्या, मतलब ध्यान रखिएगा। कॉन्सेप्ट मतलब एक प्रकार से क्या है, एक फ्रेमवर्क है, एक रूपरेखा है, एक नियम है। मतलब अकाउंटिंग जो कोई काम करता है ना, तो काम करने से पहले वो क्या करता है, कुछ चीज़ को मानता है कि ऐसा होगा, जबकि रियल में हो चाहे ना हो अलग बात है, लेकिन वो मान के चलता है। वही हमारा क्या है, एक रूपरेखा, एक प्रारूप, एक स्ट्रक्चर, एक जो कहते हैं जैसे मानव का एक शरीर होता है, शरीर के अलग अलग कंकाल होते हैं, तो वैसे ही समझ लो एक प्रकार से क्या कंकाल है, ठीक है। जिस पर हमारी पूरी बॉडी टिकी हुई है, तो वैसे समझ लीजिए जैसे हमारी बॉडी के शरीर की जो कंकाल है, उस कंकाल के आधार पर हमारी मांसपेशियाँ जुड़ी हुई है और जिससे हमारा शरीर काम कर रहा है, ठीक है। वैसे समझ लीजिएगा अकाउंट में भी अपने अपने क्या है, कुछ एजम्पन्स हैं जिसको मान कर हम चलते हैं, उसी पर टिका हुआ है। मतलब जो अकाउंटिंग कंसेप्ट है वो उसी पर टिका हुआ है, जिसके आधार पर अपना काम करता है, ठीक है। मतलब एक फंडामेंटल एजम्पन है। देखिए क्या कह रहा है, अकाउंटिंग कंसेप्ट आर ए फंडामेंटल एजम्पशन। ये क्या है, लेखांकन की एक आधारभूत मान्यता है। दैट्स गाइड टू हाउ टू फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आर टू बी रिकॉर्ड। मतलब हम अपने बुक में फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को कैसे रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। इसके लिए क्या करता है, आपको गाइडलाइंस करता है। आर रिकॉर्ड मेजर रिपोर्ट इंश्योरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर कंसिस्ट रिलायबल एंड कंपेयर। मतलब हम लोग जो डेटा को शो आउट करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, वो कैसे कंसिस्ट हो, कैसे रिलायबल हो, भरोसा हो, विश्वसनीय हो, और साथ क्या हो, कंपेयरेबल, ठीक है। इसको आसानी से हम लोग क्या कर सके, तुलना कर सके। एंड दिस कॉन्सेप्ट आर टू बी फाउंडेशन फॉर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सच ए गैप एंड IFRS, ठीक है। मतलब एक प्रकार से ये जो हमारा नियम कानून सिद्धांत है, ये क्या है, कॉन्सेप्ट जो है वो फाउंडेशन है इसका, ठीक है। किसका फाउंडेशन है, आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो हमारा एस काम करता है, वो एजम्पशन पर, एक कॉन्सेप्ट पर काम करता है, जो कि एज पर गाइडलाइंस ऑफ गैप एंड IFRS के थ्रू क्या करता है, काम करता है। तो अगर आपसे कभी कोई पूछे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक कॉन्सेप्ट है, एक एजम्पशन है, जिसके आधार पर हम लोग क्या करते हैं, अपने काम को, मतलब काम अकाउंटिंग का जो काम होता है, उस काम को हम लोग क्या करते हैं, कैसे किया जाता है, मतलब काम को कैसे किया जाएगा, इसके लिए तमाम प्रकार के नियम कानून रिकॉर्ड कैसे किया जाएगा। तो कुछ मान्यताएं हैं, शर्तें हैं, अवधारणा है, जिसको लेकर ये काम करता है, ठीक है। हिंदी में क्या करा है, देखिए करा, लेखांकन अवधारणाएं मूलभूत मान्यताएं हैं जो कि वित्तीय लेन देन के रिकॉर्ड करना, मेजर करना और उसको रिपोर्ट करने के बारे में क्या करता है, गाइडलाइंस करता है, जिससे वित्तीय विवरण सुसंगत, मतलब कंसिस्ट हो, रिलायबल हो, और क्या हो, कंपेयर हो रहते हैं। और ये अवधारणा गैप और IFRS जैसे मानों की क्या होता है, एक नींव है। ध्यान रखिएगा, ये जो कॉन्सेप्ट हमारा है वो क्या है, एक प्रकार से पिलर का काम करता है। किसका, गैप का और IFRS जो कानून हमारा है, इसका क्या करता है, पिलर के रूप में काम करता है, जिसके अलग अलग कंसेप्ट और अलग अलग इसके कुछ एजम्पन्स हैं। तो बारी बारी से हम लोग क्या करते हैं, इस कंसेप्ट को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो लीजिए, ये कुछ हमारे क्या है कंसेप्ट जो मेनली आपको पढ़ने हैं, ठीक है। और भी है, बट ये हमारे क्या है, खास है, हमारे इंपॉर्टेंट है, आपको इसको पढ़ना है। पहले आप केवल समझ लीजिए है क्या। ये पूरा पूरा हमारा जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हो तो हमारा क्या, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट है, पृथक व्यवसाय की अवधारणा, पृथक व्यवसाय की अवधारणा, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। दिन का गोइन कॉन्सेप्ट, जो आपका व्यापार लगातार चलता रहे, मुद्रा माप की अवधारणा इसको बोलते हैं, ठीक है, सतत अवधारणा। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, लेखांकन की अवधि अवधारणा। कॉस्ट कॉन्सेप्ट, लागत की अवधारणा। रियलाइजेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, वसूली की अवधारणा। एक्रूअल, एक्रूअल मतलब उपार्जित की अवधारणा, ठीक है। मैचिंग, मिलान की अवधारणा इंपॉर्टेंट है। डुअल एस्पेक्ट, तो पृथक अस्तित्व, ये आपका क्या है, द्विपक्ष अवधारणा, ठीक है। और भी हमारे हैं कुछ कन्वर्टिज्म हमारे हैं, जिसको बोलते हैं रूढ़िवादिता की अवधारणा। ये आपकी अब बेसिकली देखा जाए तो ये एजम्पशन का पार्ट है, ठीक है। तो इतने कुछ कंसेप्ट है आपको यहाँ पर पढ़ना है। तो बारी बारी से आइए हम लोग समझते हैं, ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ही कर लीजिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आपका है, ठीक है। एग्जाम में इन कॉन्सेप्ट में से एक या दो कॉन्सेप्ट आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो आइए बारी बारी से हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं एक एक कॉन्सेप्ट को, ठीक है स्टूडेंट। ओके, तो कैसा लग रहा है क्लास, स्टूडेंट जरूर बताइएगा।
चैनल पे पहली बार है तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, आइए चलिए। सबसे पहले हमारा क्या है, पहला कॉन्सेप्ट वो है जो है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, जो क्या करा, पृथक अस्तित्व की अवधारणा। अभी ये इंग्लिश में, आगे आपको हिंदी में इसका कॉन्सेप्ट मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए। तो क्या करा है, थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए। देखिए अगर आप कॉमर्स पढ़ रहे हैं, अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं, तो कोशिश करिएगा इंग्लिश में पढ़ने के लिए, तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। ठीक है, फिलहाल आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो हिंदी में भी समझिएगा, लेकिन आगे चलकर आपको इंग्लिश पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत ही बेटर आपके लिए रहेगा। ठीक है, देखो होता क्या है, पहले इसके बारे में समझिएगा, फिर इसके हम लोग टर्मिनोलॉजी को समझते हैं। देखो क्या करा है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, एंटिटी मतलब अस्तित्व की। तो ये जो कंसेप्ट है, अकाउंटिंग जो काम करता है वो ये मान के चलता है कि जो बिजनेस है और एक बिजनेसमैन, ये दोनों की दुनिया क्या है, अलग है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये मान लीजिए मैं यहाँ पे एक मिस्टर लाला जी को ले रहा हूँ। ठीक है, लो भाई लाला जी, और लाला जी का एक बिजनेस है। मान लीजिए लाला जी का एक XYZ एक फर्म है, एक कंपनी है। ठीक है, ध्यान समझिएगा, बुक की भाषा अलग है। तो ये हो गया ओनर, ये हमारे क्या है कि नेचुरली पर्सन, ये क्या हो गया, आर्टिफिशियल पर्सन एज पर लॉ, इन द आई ऑफ लॉ। कानून के निगाह में भाई ये भी पर्सन है, ये भी पर्सन है, ये नेचुरली है, ये क्या आर्टिफिशियल पर्सन है। तो इस बंदे ने क्या किया, इस बंदे ने क्या किया है, इस आर्टिफिशियल पर्सन मतलब अपने कंपनी, जो कि ये खुद इसकी कंपनी के ओनर है, इन्होंने क्या किया है, पैसा दिया है। इन्होंने क्या किया है, इस कंपनी को पैसा दिया है। पैसा दिया मतलब बिजनेस किया है, पैसा लगाया है, जिससे बिजनेस इस्टेब्लिश हुए। तो अब ये कंपनी की क्या बन जाती है, बिकम टू बी लाइबिलिटीज, क्योंकि लॉ इसको भी इंसान मानता है और इसको भी इंसान मानता है। ये क्या है, नेचुरली है, ये आर्टिफिशियल है। तो इस इंसान को, इस नेचुरली इंसान ने पैसा दिया, मान लीजिए 1 लाख रुपया लगाकर लाला जी ने क्या किया, अपना बिजनेस खड़ा किया है, बिजनेस को इस्टेब्लिश किया। अब इस कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई, इसकी क्या बन गई, बिकम टू बी लाइबिलिटीज। ये क्या बन गई, लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज क्या होता है, दायित्व। दायित्व का मतलब स्टूडेंट, ऐसा किसी प्रकार का कोई भी व्यय जो हमें भविष्य में करना है, मतलब ऑल टाइप ऑफ सच अमाउंट आर टू बी पेएबल इन द फ्यूचर, इट मे बी नोन एज लाइबिलिटीज। ये लॉन्ग भी हो सकता है, शॉर्ट भी हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए हम जब भी अकाउंटिंग का काम करते हैं स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा, हम कंपनी का करेंगे, न कि लाला जी का, न कि लाला जी का। तो एक सीए जो भी काम करता है वो क्या करता है, वो किसका काम करता है, कंपनी का काम करता है। जैसे फॉर एग्जांपल टाटा कंपनी लेते हैं, आप टाटा कंपनी के अगर बन जाते हैं, सपोज करिए सीए, आप टाटा कंपनी के चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं, तो इस सीए का जो मेन काम है वो टाटा कंपनी की जो भी इनकम, जो भी एक्सपेंस हो रहे हैं, जो कि टाटा कंपनी के बिजनेस से रिलेटेड है, तो ऐसे ट्रांजेक्शन को ही सीए का काम क्या है, बुक में रिकॉर्ड करना। न कि जो टाटा कंपनी के जो ओनर है, जैसे मान लीजिए रतन टाटा, फिलहाल रतन टाटा अब दुनिया में नहीं है, रतन टाटा इसके ओनर थे, तो रतन टाटा के पर्सनल जो खर्चे हैं, पर्सनल ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, उनको सीए से कोई लेना देना नहीं है। टाटा कंपनी का जो बिजनेस है, बिजनेस में रिकॉर्ड करना, ये सब हमारा जो पार्ट है वो क्या है, वो सीए का काम। तो इसकी दुनिया अलग, मतलब टाटा का दुनिया अलग है और टाटा के बिजनेस की दुनिया अलग है। मैं क्या कह रहा हूँ स्टूडेंट, आपको समझ में आ रहा है? यही कॉन्सेप्ट इसी बेस पर आधारित है। तो आप लाला जी का कोई भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे, जो भी रिकॉर्ड करेंगे वो कंपनी के करेंगे। इसी प्रकार बिजनेस से अगर लाला जी कोई पैसा निकालते हैं तो ये बिजनेस का खर्चा नहीं माना जाएगा, बल्कि ये लाला जी का क्या माना जाएगा स्टूडेंट, ड्राइंग माना जाएगा। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आहरण। पर्सनल यूज के लिए उन्होंने पैसा निकालता है, गुड्स या कैश, तो ये ड्राइंग कहलाएगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, पृथक अस्तित्व की अवधारणा। आई होप स्टूडेंट आपको बाहरी बातें समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए आइए तो बढ़ते हैं आगे। क्या कह रहा है, तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या कहा, दीज मनी मेजरमेंट, ये कहाँ से आ गया भाई, पहला भी पढ़ना है। हाँ, पहला हमारा क्या है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। होता क्या है, थोड़ा सा बुक की भाषा में समझते हम लोग कराएं। The business entity concept means that business and owner are treated as two separate entity। ध्यान रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट ये मानता है, लॉ की निगाह में, द आई ऑफ लॉ की निगाह में मानता है कि बिजनेस का और उसके ओनर का जो क्या होता है, ट्रीट करता है इसको टू सेपरेट एंटिटी में। दोनों की दुनिया क्या है, अलग है, बिजनेस अलग है, ओनर अलग है। ध्यान समझिएगा, ये सेंटेंस का मतलब आप समझिए क्या कर रहा है, द बिजनेस
एंटिटी कंसेप्ट मीन्स दैट बिजनेस एंड इट्स ओनर, व्यवसाय और उसके स्वामी दोनों को क्या मानता है, वो अलग अलग मानता है। टू सेपरेट, दोनों को क्या मानता है, अलग अलग मानता है। दिस बिजनेस हैज ओन सेट अप अकाउंट, और हम लोग क्या करते हैं, बिजनेस का क्या होता है, कुछ अपने अकाउंट्स के कुछ बुक्स होते हैं जिसको हम लोग को मेंटेन करना पड़ता है। एंड ऑल ऑफ इट्स एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, इसकी जो भी एसेट्स और लाइबिलिटीज होते हैं बिलोंगिंग टू द बिजनेस इटसेल्फ, बिजनेस के क्या माने जाते हैं, एसेट्स और लाइबिलिटीज माने जाते हैं, न कि बिजनेस के ओनर के। आगे सुनिएगा, आगे देखिए क्या करें। बिलोंग द बिजनेस इटसेल्फ नॉट द ओनर, ये ओनर का क्या माना जाएगा, नहीं माना जाएगा। ये एसेट्स और लाइबिलिटी जो है वो ओनर का नहीं माना जाएगा। हालांकि ओनर ही मालिक है, ओनर ने ही पैसा लगाया, ओनर ने ही गुड्स लगाया, ओनर ने ही प्रॉपर्टी लगाई है, ये ओनर का मानना चाहिए। लेकिन ये कंसेप्ट भाई, तो मैंने तो यही बताया, कंसेप्ट का मतलब मान के चलिए ये ओनर का भले पैसा है, लेकिन ये माना जाएगा क्या, इस आर्टिफिशियल मतलब इस बिजनेस का पैसा है, बिजनेस की एसेट्स है, बिजनेस की लाइबिलिटीज है, ये कंसेप्ट ये मान के चलता है। फिर कहा नॉट द ओनर, फिर कह रहा है एवरी ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्ड फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब जो भी बिजनेस में ट्रांजेक्शन हो रहे हैं वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करने चाहिए। मतलब बिजनेस में क्या आया, क्या गया, क्या रिसिप्ट हुआ, क्या पेमेंट किया गया, ठीक है, ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या करना पड़ेगा, रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ध्यान से स्टूडेंट अगर इस कॉन्सेप्ट को समझ गए तो कभी दिक्कत नहीं करेगा, ठीक है। बस ये लास्ट समझिएगा, ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि दोनों की दुनिया, ओनर की दुनिया अलग है, बिजनेसमैन की दुनिया, सॉरी ओनर की दुनिया अलग है, बिजनेस की दुनिया अलग है। बिजनेस में जो भी एसेट्स और लाइबिलिटी लगाए गए ओनर के नहीं माने जाएंगे, ठीक है। और बिजनेस में जो भी रिकॉर्ड माना जाएगा, किया जाएगा ट्रांजेक्शन इन द टर्म ऑफ मनी, वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से हम क्या करेंगे, इसको रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। कीप रिकॉर्ड क्लियर एंड ऑर्गेनाइज, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, रिकॉर्ड करना पड़ेगा। दिस हेल्प द नो हाउ टू बिजनेस इज परफॉर्मेंस, ठीक है, विदाउट गेटिंग द मिक्सअप, ठीक है। मतलब इससे हमें ये मालूम चलता है कि भाई हमारा बिजनेस क्या कर रहा है, कैसा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, हमारा बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है विदाउट गेटिंग द मिक्सअप, बिजनेस का जो भी ओनर का जो भी कंट्रीब्यूशन है उसको छोड़कर, गेटिंग विदाउट कर को छोड़कर ओनर, ठीक है, पर्सनल एक्टिविटी, ओनर के पर्सनल एक्टिविटी को इसमें शामिल नहीं करना है, ठीक है, पर्सनल एक्टिविटी को शामिल नहीं करना है। कीपिंग बिजनेस एंड पर्सनल डीलिंग सेपरेट, मतलब आपको बिजनेस का और बिजनेसमैन का जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उसको सेपरेट करना है, अलग करना है। हमें सिर्फ रिकॉर्ड करना है ओनली बिजनेस ओरिएंटेड ट्रांजेक्शन, नॉट ए ओनर ट्रांजेक्शन। बात समझ में आ रहा है, सेपरेट मतलब अलग। मेक द फाइनेंशियल स्टेटमेंट मोर रिलायबल एंड इजियर टू द अंडरस्टैंड, मतलब जिससे हमें क्या करना है, अपने ट्रांजेक्शन को क्या करना है, ज़्यादा रिलायबल बनाना है और आसानी से समझने योग्य बनाना है, ठीक है स्टूडेंट। जैसे मैंने एग्जांपल दिया लाला जी का, तो लाला जी से हमसे कोई मतलब नहीं, रतन टाटा से हमसे कोई मतलब नहीं, टाटा का जो बिजनेस है उससे मतलब है, लाला जी का जो बिजनेस है उससे मतलब है। इस बिजनेस में क्या आया, क्या गया, क्या पेमेंट, क्या रिसिप्ट, इसको सिर्फ रिकॉर्ड करना है। लाला जी के और टाटा जी के पर्सनल से एक्टिविटी से कोई लेना देना नहीं है स्टूडेंट। दैट्स क्लियर, दैट्स क्लियर, यस सर। ये कुछ की पॉइंट को समझिएगा स्टूडेंट, क्या करा है, द बिजनेस एंड द ओनर आर द ट्रीटेड एज ए सेपरेट। लो भाई, अगर आप ये पूरी बातें नहीं समझ में आए तो अगर आप छोटे से की पॉइंट समझते हैं, मैंने अलग अलग किया है, तो आप इससे आपको कन्फर्म हो जाएगा कि कहने का मतलब क्या है। ये जो कंसेप्ट है वो मानता है कि ओनर को ट्रीट अलग करो, सेपरेट, ठीक है। ओनली द बिजनेस रिलेटेड ट्रांजेक्शन आर टू बी रिकॉर्डेड, बिल्कुल ये सही बात है, जो आप ये पूरा पढ़े उसका एक निचोड़ समझ दे रहा है, ठीक है। ओनली बिजनेस ट्रांजेक्शन आर टू बी रिकॉर्ड, सही बात है। पर्सनल एक्सपेंसेस नॉट एंटर इन द बिजनेस बुक, जो भी ओनर का पर्सनल कोई खर्चे उर्चे हैं उसको आपको बिजनेस के बुक में नहीं शो करना है स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा। हेल्पिंग द मेंटेन द क्लियर एंड एक्यूरेट रिकॉर्ड, ठीक है, जो हेल्प करता है क्या, साफ सुथरा और शुद्ध रिकॉर्ड, ठीक है, बिजनेस का। एग्जाम्पल समझिएगा, कर सपोज द ओनर स्टार्ट अ बिजनेस एंड इन्वेस्टिंग ₹1,00,000 फ्रॉम द पर्सनल सेविंग, बिजनेस ने ओनर ने क्या किया, 1,00,000 रुपए लगाकर, जो कि उसका पर्सनल सेविंग का पैसा था, लगाकर बिजनेस को स्टार्ट किया। फ्रॉम द बिजनेस दिस फ्रॉम अमाउंट ट्रीट एज ए कैपिटल और लाइबिलिटीज, ये क्या माना जाएगा, ये क्या माना जाएगा, ओनर का कैपिटल माना जाएगा, या इसको हम लोग लाइबिलिटीज मानते हैं। लाइबिलिटी इसलिए कहते हैं स्टूडेंट कि बिजनेस को आज नहीं तो कल हमें पैसा लौटाना होता है, इसलिए हम इसको लाइबिलिटी साइड में दिखाते हैं। याद करिए स्टूडेंट ऑलरेडी कॉमर्स पढ़े होंगे, उनको मालूम होगा कि ओनर जब भी पैसा लगाता है, चाहे वो कैश में लगाए चाहे वो असेट्स के रूप में लगाए, उसको हम लोग बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में ही शो करते हैं, ठीक है, ओके। इट ओ
ओनर द मनी, क्योंकि ये पैसा किसका होता है, ओनर का कर्ज होता है, ठीक है। इफ द ओनर लेटर विदड्रा, इसके बाद अगर ओनर किस प्रकार कोई पैसा विदड्रा करता है, मान 10,000 ने विदड्रा किया फॉर द पर्सनल यूज, ने पर्सनल यूज के बिजनेस से 10,000 रुपये निकाला, इट रिकॉर्ड टू ड्राइंग, इसको ड्राइंग के रूप में रिकॉर्ड किया जाएगा, ध्यान रखिएगा, ना कि ये एक्सपेंडिचर के रूप में माना जाएगा, ये बिजनेस का खर्चा नहीं बल्कि ये ओनर का खर्चा है, और ओनर का जो भी खर्चा अगर होता है और वो अपने बिजनेस से विदड्रॉ करता है, चाहे कैश या गुड्स, ये ड्राइंग माना जाएगा, जो कि रिड्यूस करेगा बोथ बिजनेस कैश एंड ओनर कैपिटल, जो कि ओनर का कैपिटल भी घटेगा और साथ साथ बिजनेस का जो कैश है वो भी घटेगा। आई होप स्टूडेंट पहला कंसेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ एक बार लाइक तो बनता है, ठीक है स्टूडेंट। ओके, आइए दूसरा देखते हैं। दूसरा मेरा करा है कि मनी मेजरमेंट, दूसरा करा है मुद्रा माप की अवधारणा, हिंदी में मिलेगा, हिंदी वाले स्टूडेंट बिल्कुल घबराइए मत, आपको भी इसके बाद हिंदी में भी आपको कंटेंट मिलेंगे, ठीक है। मनी मेजरमेंट, दूसरा का मुद्रा माप की अवधारणा। देखो मुद्रा माप मतलब ऑल टाइप ऑफ सच ट्रांजेक्शन विच इज रिलेटेड इन द मनी, विच इज रिलेटेड इन द फाइनेंस, विच इज रिलेटेड इन द कैश, ठीक है, जो मनी के रूप में हो उन्हीं को हम लोग क्या करेंगे, अपने बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, ये हमारा कंसेप्ट करता है। मतलब जो भी हमारे पास अगर मनी के रूप में उसको हम लोग कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं तो ऐसे ट्रांजेक्शन को आप अपने बुक ऑफ अकाउंट में मत रिकॉर्ड करिए, ये कंसेप्ट करता है, ठीक है स्टूडेंट। क्या कहा सर, देखो बच्चा ये क्या कर रहा है, ये जो कंसेप्ट कर रहा है कि आप अपने बिजनेस में उन्हीं ट्रांजेक्शन, उन्हीं सौदों को भी रिकॉर्ड करिए जिसको हम लोग मनी के रूप में, मनी के फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर सके, मनी के रूप में इसको बदल सकें, उनको लिखिएगा, ठीक है। जिसे हम मनी के रूप में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे उसको आप मत लिखिए। फॉर एग्जांपल सर हेल्थ हो गया, आपका करेक्टर हो गया, आपकी ईमानदारी हो गया, आपका स्किल हो गया, आपका अनुभव हो गया, हेल्थ हो गया, स्टूडेंट, ठीक है। आप बिजनेस के कितने जिम्मेदार व्यक्ति हैं इससे कोई मतलब नहीं है, उसको मनी के रूप में है तो उसको लिखिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए, ये तो कंसेप्ट ये मानता है, ठीक है। समझ में आ रहा है सर, हाँ थोड़ा बुक की भाषा में देखिए। देखा द मनी मेजरमेंट कंसेप्ट से दैट द ओनली ट्रांजेक्शन एट इवेंट दैट कैन बी एक्सप्रेस इन द मनी टर्म या मॉनेटरी टर्म, मतलब ये कंसेप्ट कहता है कि ऐसे सभी प्रकार के ट्रांजेक्शन, ऐसे सभी प्रकार के लेन देन जिसको मनी के रूप में हम लोग क्या करते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं मॉनेटरी टर्म में, आर रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, इसको हम लोग क्या करेंगे, अपने बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। बात समझ में आ रहा है। नॉट फाइनेंशियल फैक्टर सच ऑफ इम्प्लाई स्किल, मतलब ऐसे किसी प्रकार कोई भी नॉन फाइनेंशियल फैक्टर जैसे कि एम्प्लॉय की स्किल्स की बात कर रहा है स्टूडेंट, कस्टमर का सेटिस्फैक्शन, ब्रांड रेपुटेशन आर नॉट रिकॉर्ड, कि कस्टमर का क्या सेटिस्फेक्शन हो रहा है, ब्रांड का क्या रेपुटेशन है, डज नॉट मैटर, इसको आप लोग नहीं रिकॉर्ड करोगे। ध्यान रखिए ये क्या कर रहा है, नॉट रिकॉर्ड बिकॉज दे कैन नॉट मेजरेबल इन द मनी, सही बात है, जिसको हम लोग मनी के रूप में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। दिस इंश्योर दैट ऑल रिकॉर्ड हैव टू बी कॉमन मेजरमेंट यूनिट एंड दैट कैन बी कंपेयर इजली, जिससे हम लोग आसानी से क्या कर सके, इसके कंपेयर कर सके, तुलना कर सके, ठीक है स्टूडेंट। इट इज हेल्प द प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट द फोकस ऑफ ओनली द मेजरेबल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, जिससे हम लोग क्या कर सके, अपने बिजनेस में जो भी हमारे पास वित्तीय से संबंधित मतलब मनी से संबंधित जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको क्या कर सके, उस पर फोकस कर सके, फोकस मतलब उसको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड कर सके। हाउ एवर दिस आल्सो मीन्स सम वैल्यूएबल, जो कि हमारे वैल्यूएबल के रूप में, नॉन मॉनेटरी एस्पेक्ट लेफ्ट आउट ऑफ द अकाउंट, मतलब आपको अपने बुक ऑफ अकाउंट से जो भी हमारे क्या है नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन को क्या करना है, लेफ्ट आउट कर देना, उनको छोड़ देना, उनको मतलब नहीं रिकॉर्ड करना है। सर समझ में आ गया स्टूडेंट, ध्यान से देखिए एक बार फिर से समझिए, मतलब ये कॉन्सेप्ट कहता है कि आप अपने बुक ऑफ अकाउंट में उन्हीं ट्रांजेक्शन को आप रिकॉर्ड करेंगे जिसे मनी के रूप में कन्वर्ट कर सके। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने एक फर्नीचर खरीदा, सपोज का 10,000 का। अब देखो ये फर्नीचर है, टेंजिबल प्रॉपर्टी, आपने 10,000 रुपये में खरीदा, ये हमारा क्या हो गया, ये ट्रांजेक्शन है, इसको आपको रिकॉर्ड करना है। लेकिन हमारे यहाँ मान लीजिए मिस्टर एक्स बहुत अच्छा, बहुत ईमानदारी से काम करता है, इसके अंदर स्किल बहुत है, तो लॉ कहता है, अकाउंट कहता है स्किल से हमसे कोई लेना देना नहीं। हाँ ये इंपॉर्टेंस है हमारे संस्था के लिए, इससे बेनिफिट है, लेकिन इस स्किल को हम अपने बुक ऑफ अकाउंट में कैसे रिकॉर्ड करें, इसको मनी के रूप में नहीं कर सकते कन्वर्ट, इसलिए स्किल से कोई मतलब नहीं है, ओनली हमें मनी के टर्म में मतलब है, इसी को लिखेंगे। बात समझ में आएगा, की पॉइंट समझिएगा। ओनली ट्रांजेक्शन मेजरेबल इन द मनी, तो सही बात है, उन्हें ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे जिसको मनी के रूप में क्या कर सके, मेजर कर सके।
एंड नॉन फाइनेंशियल आइटम आर नॉट रिकॉर्ड इन द बुक ऑफ अकाउंट, कंपनी की बुक ऑफ अकाउंट में नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करना है। इंश्योर द यूनिफॉर्मिटी एंड कंपेरेबिलिटी ऑफ डाटा, डेटा को क्या करना है, एक समान और एक रूप जैसा बनाने के लिए होता है। एंड द वैल्यू ऑफ मनी एज्यूम रिमेनिंग द स्टेबल, ठीक है, जो हमारा प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है मनी है वो क्या है, ऑलवेज क्या रहेगा, स्टेबल, स्थिर रहेगा, ठीक है। ओके, एग्जाम्पल समझिएगा। इफ द बिजनेस पे 50,000 एज ए सैलरी तो एम्प्लॉय, मान लीजिए बिजनेस के द्वारा 50,000 रुपये की सैलरी किसी एम्प्लॉय को दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये बिल्कुल ये क्या है, मनी के रूप में हो गया। सैलरी, सैलरी मतलब क्या, मनी ट्रांजेक्शन के रूप में भाई उसको मंथली बेस पे जो पैसा मिल रहा है सैलरी बिल्कुल दिखाइएगा। इट इज रिकॉर्ड बिकॉज इट कैन बी विजिबल इन द मनी, इसको हम लोग अपने बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। क्यों करेंगे सर, क्योंकि इसको हम सैलरी को, वेजेस को, रेंट को, कमीशन को, इसको हम लोग मनी के रूप में कन्वर्ट कर रहे हैं। बट द एम्प्लॉय हॉनेस्टी आर टीम वर्क, बट वही एम्प्लॉय अगर हमारा क्या हॉनेस्टी, ईमानदार और टीम वर्क रूप में काम कर रहा है, अब बहुत ही हमारा क्या इंपॉर्टेंट, कैन नॉट बी रिकॉर्ड, ये हमारे इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने बुक में अकाउंट रिकॉर्ड नहीं कर सकते, हैज नॉट एक्सटेंड द मनी वैल्यू, ठीक है, इसको मनी के रूप में कन्वर्ट नहीं कर सकते। आई होप स्टूडेंट दूसरा भी कंसेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ये था हमारा पहला कंसेप्ट, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, और दूसरा क्या, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, ठीक है स्टूडेंट। ओके सर, आइए थर्ड, लो भाई थर्ड क्या है, गोइंग कंसर्न, ठीक है, गोइंग कंसर्न, इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, सतत विकास की अवधारणा है, सतत उपक्रम की अवधारणा है। सतत मतलब से जो लगातार चलता रहे, अनब्रेकन, ठीक है। तो बिजनेस में ये मान्यता होती है, बिजनेस ये मान चलता है कि हम जब भी कोई बिजनेस खोल रहे हैं, चला रहे हैं, तो लगातार चलेगा विदाउट ब्रेक। उसकी कोई न कोई एक टाइम फिक्स होगा जिसको हम लोग फिक्स करके पता करेंगे कि हमारे बिजनेस में क्या प्रॉफिट हुआ। जैसे स्टूडेंट कंटिन्यू चलने मतलब हमारी कंपनी 20 साल, 25 साल, 30 साल, 100 साल पता नहीं कितना चलेगी, तो क्या हम इतना वेट कर सकते हैं कंपनी की प्रॉफिट को जानने के लिए? नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, एक टाइम पीरियड बना लेते हैं कि भाई 6 महीने, 1 साल के अंदर हमारा क्या प्रॉफिट आएगा, तो उसको उसके आधार पर हम लोग क्या करते हैं, करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट ये मान के चलता है कि लेखांकन जो हमारा अकाउंटिंग जो काम होता है वो क्या होता है, बिजनेस लगातार चलता रहेगा, ठीक है, नेवर एंडिंग। करा है कि द गोइंग कंसर्न कंसेप्ट अज्यूम दैट द बिजनेस विल कंटिन्यू टू बी ऑपरेट इन द फ्यूचर। ये कॉन्सेप्ट ये मान के चलता है कि बिजनेस हमारा क्या करेगा, कंटिन्यू ऑपरेट करेगा इन फ्यूचर में, भविष्य में लगातार हमारा क्या करेगा, काम करेगा। एंड विल नॉट बी क्लोज और शट डाउन, ये कभी हमारा क्या होगा, बंद अथवा शट डाउन नहीं होगा। ऐसा मान के चल रहे हैं, ऐसा मान चल रहे भाई, हम बिजनेस को स्टार्ट करें पहली बार तो हम तो यही मान चलते भाई बिजनेस हमारा लगातार चलता रहेगा, शट डाउन नहीं होगा। इट मीन्स द बिजनेस इज एक्सपेक्टेड एंड कैरी ऑन द एक्टिविटी, मतलब बिजनेस में लगातार किसी न किसी प्रकार की कोई न कोई एक्टिविटी या घटनाएं या क्रियाएं चलती रहेंगी। एंड यूज ऑफ इट्स एसेट टू अर्न प्रॉफिट ओवर द टाइम, मतलब आप अपने बिजनेस में एसेट्स का यूज करते हो, आप अपने बिजनेस में एसेट्स का यूज करते हो किस लिए सर, प्रॉफिट को कमाने के लिए, एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए, एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए आप अपने बिजनेस से क्या करते हो, एसेट्स को यूज करते हो प्रॉफिट को कमाने के लिए। बिकॉज ऑफ दिस एजम्पशन, ये माना जाता है इस एजम्पशन के अनुसार एसेट्स आर द रिकॉर्ड एट कॉस्ट, ठीक है, जितने भी हमारे एसेट्स होते हैं उनको रिकॉर्ड करते हैं क्या, कॉस्ट, एंड डेप्रिसिएटेड ग्रेजुअली, ठीक है। भाई कोई प्रॉपर्टी है, टेंजिबल प्रॉपर्टी है, यूज करेंगे तो उसके वैल्यू में धीरे धीरे क्या होता है, ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे क्या होता है बेटा, घटता है, कम होता है, जिसको हमने डेप्रिसिएशन का नाम दिए है। इंस्टेड ऑफ बीइंग सो एट देयर आर सेलिंग एट इंडिविजुअल वैल्यू, इट हेल्प द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल अकाउंट। सही बात, अपने कंपनी की फाइनेंशियल अकाउंटिंग बैलेंस शीट को शो आउट करोगे, शो आउट में मान लीजिए मेरे पास क्या बिल्डिंग था, ठीक है, लैंड था, प्लांट था, फर्नीचर था, मशीनरी था, इसी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। तो स्टूडेंट इनकी वैल्यू जो होती है तो कुछ टाइम पीरियड के बाद इसकी वैल्यू क्या होती है, घटती है। तो घटी हुई वैल्यू को हम लोग डेप्रिसिएशन कहते हैं। जैसे सपोज करिए 10 लाख था, इस पर 10% मतलब 1 लाख का डेप्रिसिएशन हो गया। अब हम लोग क्या कर दिए, अपने बुक ऑफ अकाउंट में 9 लाख इसको सॉ आउट कर दिए, ठीक है। ये हेल्प करता है, मतलब व्यापार लगातार दीर्घ काल तक चलता रहेगा, और व्यापार की जो भी प्रॉपर्टी होती है उसको हम लोग यूज करते हैं प्रॉफिट को कमाने के लिए, जिसके कारण उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू में कुछ कमी आती है, जिसके कारण प्रॉपर्टी की वैल्यू में ग्रेजुअली कुछ डेप्रिसिएशन होता है। तो डेप्रिसिएशन को माइनस करने के बाद जो वैल्यू बचती है उससे हम लोग कंपनी की बैलेंस शीट के एसेट साइड में क्या करते हैं, शो आउट करते हैं। ये कंसेप्ट कौन कहता है, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट,
इसे कुछ की पॉइंट समझिएगा। एज्यूम द बिजनेस विल बी कंटिन्यू इन ऑपरेशन, ये मान चलता है व्यापार हमारा दीर्घकाल तक लगातार चलता रहेगा विदाउट एनी ब्रेक। एसेट्स आर शो कॉस्ट एंड डेप्रिसिएशन ओवर द टाइम, एसेट्स को जो हमारा 10 लाख का एसेट था आज उसकी वैल्यू क्या हो गई 9 लाख, क्योंकि 1 लाख का क्या होगा डेप्रिसिएशन हो गया। इसको क्या करेंगे ओवर ए फिक्स टाइम पीरियड पर इसको क्या करेंगे सो आउट करेंगे। मतलब डेप्रिसिएशन की एक वैल्यू होती है जिसको हम SLM मेथड से या फिर WDV मेथड से, ठीक है, डिमिनिशिंग मेथड जिसको हम लोग बोलते हैं, के थ्रू हम लोग क्या करते हैं इस पर कुछ वैल्यू को चार्ज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए समझिए, अ कंपनी पे अ मशीन ऑफ ₹5 लाख, कंपनी ने क्या किया है एक मशीन को बाई किया है 5 लाख में एंड एक्सपेक्टेड द यूज लाइफ क्या है 10 साल, और ये मान चल रहा है उसकी लाइफ क्या होगी 10 साल होगी अंडर द गोइंग कंसर्न एजम्पशन। अब गोइंग कंसर्न एजम्पशन के थ्रू देखिएगा द कॉस्ट इज सेपरेट ओवर द यूजफुल लाइफ थ्रू ईयरली डेप्रिसिएशन इंस्टेड ऑफ बीइंग रिकॉर्ड ऑफ वन टाइम एक्सपेंसेस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर कुछ भी नहीं बोल रहा है तो ये मान चल रहा है कि 10 साल इसकी लाइफ चलेगी। अब 5 लाख की वैल्यू है, 5 लाख की वैल्यू है, अब लाइफ दिया 10 साल, डिवाइड कर देंगे 50,000 रुपये का क्या होगा इसका हर साल डेप्रिसिएशन के रूप में इसको चार्ज किया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा कहता है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। ठीक है स्टूडेंट, गोइंग कंसेप्ट जो कॉन्सेप्ट है इससे बिल्कुल मिलता जुलता हमारा कॉन्सेप्ट है, वो है कॉन्सेप्ट नंबर 4 जो कि हमारा कहता है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। देखो गोइंग कॉन्सेप्ट कहता है कि व्यापार दीर्घकाल तक चलेगा, लंबे समय तक चलेगा, लेकिन लंबे समय तक चलने का मतलब ओनर जो है वो भी ये भी जानना चाहता है ना कि हमारे बिजनेस से प्रॉफिट कितना हो रहा है, लॉस कितना हो रहा है, हमारा बिजनेस ग्रो कर रहा है कि नहीं, डेवलप किया तो कितना किया, जो हमने टारगेट किया था वो टारगेट हमने रिसीव किया कि नहीं किया। अब गोइंग कंसेप्ट कह रहा है भाई लंबे समय तक चलेगा, इनफाइनाइट रहेगा, पता नहीं कहाँ तक चलेगा। तो ओनर ये चाहता है कि उसको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में इस बात की जानकारी मिले कि उसको बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, या नो प्रॉफिट नो लॉस की पोजीशन पे है, जो उसका टारगेट था वो टारगेट अचीव हो रहा है या उसके आसपास है कि नहीं है। तो इसको करने के लिए उसने क्या किया एक टाइम पीरियड बना दिया, एक टाइम पीरियड बना दिया जिसका नाम रखा गया अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, लेखांकन की अवधि अवधारणा। मतलब एक टाइम पीरियड बनाया जाएगा, जनरली वो कैलेंडर को हो सकता है या फिर असेसमेंट ईयर हो सकता है, मतलब आप अप्रैल टू मार्च भी ले सकते हैं या फिर जनवरी टू दिसंबर, ये ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज पर डिपेंड करेगी। बट मोस्टली कंपनियां क्या करती हो असेसमेंट ईयर को फॉलो करती है, इट मीन्स फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च नेक्स्ट ईयर को फॉलो करती है। इस अवधि में क्या करते हैं वो देखते हैं कंपनी को कितना इनकम हो रहा है, कंपनी का कितना एक्सपेंस हो रहा है, बनाकर प्रिपेयर करके कंपनी की प्रॉफिट और लॉस को क्या करते हैं फाइंड आउट करते हैं। ऐसा ये कंसेप्ट बताता है। समझ में आ गया मैंने क्या क्या स्टूडेंट? ठीक है, जैसे एक साल में पता कर लिए क्या इनकम हुआ क्या एक्सपेंस हुआ, पता करके प्रॉफिट एंड लॉस निकाल दिए। तो यही कंसेप्ट यही कहता है कि लंबे समय तक नहीं वेट कर सकते हैं। ठीक है, तो सही बात है, लॉजिकली सही बात है। आइए सुनिए क्या करा है, समझिए। करा है कि द अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट डिवाइड द लाइफ ऑफ बिजनेस इज इनटू द स्पेसिफिक टाइम। भाई सही बात है, स्पेसिफिक टाइम पे चलेगा, इंटरवल यूजर एज पर ईयर, और हमें क्या करना पड़ता है एक समय के आधार पर हमें क्या करना पड़ता है इसको यूज करना पड़ता है टू मेजर द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और पोजीशन। मतलब हमें ये पता करना है बिजनेस की क्या फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है या उस कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। सच अ बिजनेस इज द एज्यूम दैट टू कंटिन्यू इनडेफिनिटली। भाई बिजनेस को ये माना जा रहा है, माना चल रहा है कि भाई बिजनेस हमारा इनफाइनाइट होगा, कंटिन्यू चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, पता नहीं कहाँ तक चलेगा। इसलिए इसको क्या करते हैं इट बिकम टू बी नेसेसरी, इसलिए हमें आवश्यक हो जाता है कि हमें क्या करना है नेसेसरी इवैल्यूएट, आवश्यक रूप से हमें इवैल्यूएट करना चाहिए इट्स रिजल्ट। मतलब ओवरऑल हमें एक टाइम पीरियड में हमें ये पता करना चाहिए, नेसेसरी हो जाता है कि इसका रिजल्ट क्या है। सर रिजल्ट मतलब उसकी परफॉर्मेंस, उसकी पोजीशन, मतलब क्या सर प्रॉफिट और लॉस को पता करना। ठीक है, पीरियड के लिए समय के आधार पर दिस हेल्प डिटरमाइन द प्रॉफिट एंड लॉस एंड प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रॉम द फिक्स टाइम पीरियड। मतलब एक समय में हमें ये करना पता करना है बिजनेस में क्या प्रॉफिट हो रहा है क्या लॉस हो रहा है, इसको पता करने के लिए दैट्स अकाउंटिंग ईयर में बी फॉलो एज ए फाइनेंशियल ईयर, मतलब अप्रैल टू मार्च। ये बातें मैंने पहले बताया, ये हमारा अप्रैल से मार्च हो सकता है और द कैलेंडर ईयर जनवरी टू दिसंबर भी हो सकता है, डिपेंड ऑन द ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी, कंपनी की या जो भी हमारे फॉर्म है उसकी ऑर्गेनाइजेशन उसकी पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि भाई वो कैलेंडर को फॉलो करे या फिर असेसमेंट ईयर को फॉलो करके एक टाइम पीरियड बनाएगा और उस टाइम पीरियड में क्या करेगा पता करेगा कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है? हाँ सर समझ में आ रहा है।
ये कुछ की पॉइंट समझिए। द लाइफ ऑफ बिजनेस इज डिवाइडेड इनटू सेपरेट स्पेसिफिक टाइम पीरियड, मतलब कि जो बिजनेस की जो लाइफ है उसको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में क्या करते हैं, उसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, एक साल में, चाहे आप कैलेंडर को फॉलो करो चाहे वो असेसमेंट को फॉलो करो, बट मोस्टली कंपनी असेसमेंट को फॉलो करती है। दूसरा पॉइंट कह रहा है फाइनेंशियल रिजल्ट आर मे बी मेजरेबल ऑफ ईच अकाउंटिंग पीरियड, मतलब एक जो लेखांकन जो अवधि है, मतलब जो 12 महीने का जो पीरियड है, चाहे वो जनवरी टू दिसंबर हो चाहे वो अप्रैल टू मार्च नेक्स्ट ईयर, तो 12 महीने जो टाइम पीरियड है उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसको मेजर करते हैं कि कंपनी की प्रॉफिट को या कंपनी की लॉस को हम लोग क्या करते हैं, पता करते हैं। फॉर एग्जाम्पल समझिएगा, इफ़ ए कंपनी प्रिपेयर अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंपनी ने क्या किया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार किया फ्रॉम अप्रैल 2024 टू 31 मार्च 2025 तक, दैट द पीरियड, ये हमारा क्या माना जाएगा, एक अकाउंटिंग पीरियड, ये जो हमारा है यहाँ से यहाँ तक जो गया है, ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा एक 12 महीने का क्या माना जाएगा, टाइम पीरियड माना जाएगा। एट द एंड ऑफ दिस पीरियड इज कैलकुलेटेड टोटल इनकम, अब आपको यहाँ पर इस 12 महीने में टोटल इनकम पता करिए, टोटल एक्सपेंस पता करिए, टोटल इनकम एंड टोटल एक्सपेंस एंड फाइंड आउट द प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर, इस साल का प्रॉफिट कितना हुआ या लॉस क्या हुआ। ठीक है, ये हमारा कहता है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा चौथा कंसेप्ट भी। पांचवा देखिए क्या कर रहे हैं, फास्ट पढ़ा रहे हैं स्टूडेंट बताइएगा, बहुत तेज पढ़ा रहे हैं तो ठीक है। लागत उदाहरण क्या कर रहे हैं, कॉस्ट कंसेप्ट। देखो कॉस्ट मतलब स्टूडेंट क्या कर रहा है, लागत, लागत मतलब होता है किसी प्रोडक्ट को बनाने में लगने वाले खर्चे का टोटल। कोई प्रोडक्ट कोई सर्विस आपने बनाया तो उसमें क्या लगा, ओवरऑल जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंस है या इनडायरेक्ट एक्सपेंस लगे, उसका जो टोटल होता है वो हमारा कहता है कॉस्ट, और उसको उस कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़कर हम लोग क्या करते हैं, सेलिंग करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये कंसेप्ट कहता है कि आपने बुक ऑफ अकाउंट में आप अपने बैलेंस शीट में जो भी एसेट्स को रिकॉर्ड करिएगा, जो भी लायबिलिटीज़ को रिकॉर्ड करिए, उसकी क्या करेंगे, उसके ओरिजिनल कास्ट पर रिकॉर्ड करिए। ठीक है, उसके ओरिजिनल कास्ट पर रिकॉर्ड करिए। मार्केट में इसकी वैल्यू क्या होती है, डज नॉट मैटर, चाहे इंक्रीज करे चाहे डिक्रीज करे, डज नॉट मैटर। जो वैल्यू पर आपने उसको परचेज किया है, बाई किया है, उसी वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, उसको सॉ आउट करेंगे। ये हमारा कॉस्ट कंसेप्ट करता है, ऑलवेज टू बी डिपेंड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट, इट इज आल्सो नोन एज हिस्टोरिकल कॉस्ट। द कॉस्ट कंसेप्ट स्टेट दैट द assets are recorded in the book of account in the original value या ओरिजिनल प्राइस वैल्यू कर लीजिए, ये इसका की पॉइंट स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, ओरिजिनल प्राइस। मतलब ये जमसम या ये कंसेप्ट ये कहता है कि जो भी आप अपने बुक ऑफ अकाउंट में ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करोगे, मीन्स एसेट्स का रिकॉर्ड करोगे, वो उसके ओरिजिनल वैल्यू पे रिकॉर्ड करोगे, विच इंक्लूड ऑल एक्सपेंसेस इंक्लूड द बिल। मतलब ये कह रहे हैं कि अगर इसमें किसी प्रकार का कोई एक्सपेंस होता है, जैसे आपने कोई मशीन परचेज किया है, सपोज करिए आपने एक मशीन परचेज किया है स्टूडेंट 50,000 का, इस पर 2,000 का हमारा क्या होगा, कैरेज हो गया, और 5,000 का हमारा क्या होगा, इंस्टॉलेशन चार्ज। तो ओवरऑल आप अपने बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे वो 57,000 का रिकॉर्ड करेंगे। यही कह रहा है विच इंक्लूड ऑल एक्सपेंसेस इनकर्ड, आपको सारे खर्चों को इसमें क्या करना है, ऐड कर देना है, टू बी यूजेबल द कंडीशन, उसको यूजफुल कंडीशन लाने के लिए अगर कोई खर्चा होता है, स्टूडेंट हो सकता है ओल्ड मशीनरी थी, रिपेयर का खर्चा हो तो उसको ऐड ऑन कर दीजिएगा। ठीक है, कोई भी जो प्रोजेक्ट की या मशीन की कैपेसिटी को बढ़ा रही है वो सारे उसके कॉस्ट में ऐड ऑन कर दीजिएगा। ठीक है, दिस कॉस्ट रिमेन टू बी बेसिस ऑन द वैल्यूएशन ऑफ द फ्यूचर ईयर। ठीक है, एंड इवन इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ असेट हैव चेंज, इसका मतलब क्या करें स्टूडेंट कि इसको इस सारे वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे, डज नॉट मैटर, अगर उस प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू बढ़ जाती है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, 57 लिखेंगे, मान लीजिए आज इसकी प्रॉपर्टी होगी 70, तो आप अपने बुक ऑफ अकाउंट में 70 से कोई मतलब है, हमें 57 से मतलब है, 57 से मतलब है। ठीक है, ये कहने का मतलब हमारा क्या है, कॉस्ट कंसेप्ट का। ठीक है, इसके कुछ की पॉइंट को समझिएगा। एसेट्स आर रिकॉर्ड एट द ओरिजिनल प्राइस कॉस्ट। ठीक है, मतलब आप अपने एसेट्स को हमेशा ओरिजिनल प्राइस कॉस्ट प्राइस पे क्या करोगे, रिकॉर्ड करोगे। ये स्टूडेंट क्या करें, दूसरा करें द कॉस्ट इंक्लूड इंस्टॉलेशन एंड रिलेटेड एक्सपेंसेस, आपको यहाँ पे इंस्टॉलेशन चार्ज, कैरेज का चार्ज, रिपेयर का चार्ज, ठीक है, जो भी हमारा उसको सेटअप करने पे लग रहा है खर्चा, और सारे खर्चों को हम लोग क्या करें, उसी कॉस्ट में ऐड ऑन कर दीजिएगा। स्टूडेंट ध्यान रखिए, कॉन्सेप्ट आगे चल के बहुत काम का है, बहुत प्रॉब्लम होगी। कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे न्यूमेरिकल मिलेंगे कि हमने मशीन को लगाने पर 2,000 का मजदूरी दिया, गलती से इसको एंट्री में ये डाल दिया, विजिट डाल दिया, जबकि ये सारे खर्चा उस एसेट्स की वैल्यू में ऐड होनी चाहिए। तो इसलिए अगर कंसेप्ट अच्छे से पढ़े रहेंगे तो आपको एंट्री करने में दिक्कत नहीं होगी। बहुत जल्द मैं आपका जनरल एंट्री का क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ।
जैसे थ्योरी 2-3 लेक्चर में ख़त्म होते हैं, न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट हो जाएगा। मार्केट वैल्यू चेंज डज नॉट कंसिडर्ड फॉर द रिकॉर्डिंग। ठीक है, अगर मार्केट में किसी प्रकार की वैल्यू में चेंजिंग होता है, इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है, तो आपको वहाँ पे कंसिडर नहीं करना है। एग्जाम्पल समझिएगा, इफ़ कंपनी बाई अ लैंड ₹10 लाख, कंपनी ने क्या किया है, एक लैंड को बाई किया है 10 लाख में, इट विल बी शो इन द बैलेंस शीट ऑफ ₹10 लाख, आपको अपने बैलेंस शीट में 10 लाख पर शो करना होगा। इवन इफ इज द करेंट मार्केट वैल्यू रेज ऑन 15 लाख, अगर मान लीजिए आज इसकी वैल्यू, जो ज़मीन 10 लाख की थी, आज इसकी वैल्यू 15 लाख हो जाती है, द एसेट्स विल बी कंटिन्यू अपेयर इन द हिस्टोरिकल कास्ट अनलेस द रीवैल्यूएशन आर स्पेसिफिकली डन। मतलब कि आपको आप अपने बैलेंस शीट में एसेट साइड में 10 लाख ही दिखाएंगे, न कि 15 लाख दिखाएंगे। ये कहने का मतलब है इस कॉस्ट कंसेप्ट का। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा मैं क्या कर रहा हूँ? बोलिए स्टूडेंट, मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं पढ़ाने के दौरान सोचता हूँ कि पूरी कंसेप्ट से पढ़ाई करें। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आपको आ रहा है? थोड़ा से आइए देखते हैं, अभी थोड़ा 5 ही लेते हैं, और भी है अब क्योंकि बहुत लंबा क्लास हो जाएगा। अब इसको 6वें को हम लोग नेक्स्ट क्लास में लेंगे। थोड़ा सा हिंदी वाले भी बच्चे देख लें। पहला जो आपका था सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, ये कहता है व्यवसाय अपने स्वामियों से अलग होता है, इसलिए व्यक्तिगत और व्यवसायिक लेन देनों को अलग अलग रखना चाहिए। ध्यान रखिएगा, बिल्कुल सिंपल भाषा में शॉर्टकट में ये कह रहे हैं कि सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि बिजनेस और बिजनेस का जो ओनर है वो दोनों की दुनिया अलग होती है, दोनों के लेन देन को अलग अलग रखा जाना चाहिए, ये आपका सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है। दूसरा कह रहा है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, कि आप अपने बुक ऑफ अकाउंट में उन्हीं ट्रांजेक्शन को लिखिए जो मौद्रिक रूप में हो या मात्रात्मक, मतलब मनी की बात कर रहा है, मापी जाती हो, उन्हीं ट्रांजेक्शन को आप अपने बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करिए। जिसको हम मनी के रूप में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं उसको हम लोग अपने बुक ऑफ अकाउंट में नहीं रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है। निरंतरता कोइन कंसेप्ट, ये मांग चलती व्यवसाय अनिश्चित काल तक चलता रहेगा। ठीक है, कंटिन्यू चलता रहेगा। जिस संपत्तियों का मूल्यांकन परिसमापन, मतलब उसकी जो वैल्यू हो रही है वो घट रही है, ग्रेजुअली घट रही है, उसके वैल्यू पर किया जाने के बजाय हिस्टोरिकल कॉस्ट पर हम लोग क्या करते हैं, इसको रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तीसरा। चौथा, लेखांकन अवधि की अवधारणा, मतलब ये मानता है कि भाई बिजनेस जो होता है लंबे समय तक चलता रहेगा, लेकिन आपको एक अपना टाइम पीरियड बनाना पड़ेगा। आपकी जैसा भी बिजनेस की पॉलिसी है, कैलेंडर को फॉलो करिए या फिर असेसमेंट ईयर को फॉलो करके एक टाइम पीरियड बनाइए, और उस टाइम पीरियड में आप अपने बिजनेस की जो भी हमारे इनकम हो रहे हैं, जो भी हमारे एक्सपेंसेस हो रहे हैं, उसका कंपेयर करके कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉस को क्या करेंगे, शो आउट करेंगे। ऐसा अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट कहता है। हिस्टोरिकल कॉस्ट, मतलब ये कंसेप्ट कहता है कि एसेट्स को उसकी ओरिजिनल वैल्यू पे, जो कि अभी लास्ट में मैंने आपको बताया कि एसेट्स को ऑलवेज उसकी ओरिजिनल वैल्यू पर हम लोग क्या करेंगे, अपने बुक ऑफ अकाउंट में शो करते हैं। डज नॉट मैटर उसकी वैल्यू चाहे इंक्रीज कर जाए चाहे डिक्रीज कर जाए इसमें। ठीक है, तो आज हम लोग गैप पढ़े और ओवरऑल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में 5 कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, बाकी जो जितने भी हमारे कंसेप्ट और बच रहे हैं, जम्सन बच रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे स्टूडेंट। तो कैसा लगा स्टूडेंट आज का क्लास, प्लीज़ बताइएगा। अगर इसमें किसी प्रकार कोई आप बातें हैं, कुछ कमेंट करना चाहें तो बिल्कुल करिएगा। क्लास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पहली बार है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो लोग पहली बार देख रहे हैं, हम चाहेंगे कि इसके पहले 2 लेक्चर है, आप उसको भी देखिए, इसको देखिए तब तीसरे को, तो आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है स्टूडेंट, चलिए, ओके, थैंक यू।